पिछले वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक देखा था। अब हमें देखने हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में फर्स्ट फंक्शन जो है वो है इश्यू ऑफ करेंसी, यानी नोट निर्गमन। किसी भी केंद्रीय बैंक का पहला काम है करेंसी को इश्यू करना या नोट निर्गमन का कार्य, या एक तरह से नोटों की छपाई। इन जनरल यदि हम इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की बात करें तो सभी तरह के नोट जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं, यानी उनकी छपाई होती है। चाहे 5 रुपए का नोट हो, 10 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का हो या 2000 का नोट हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स जितने भी सिक्के हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। उनकी छपाई सेंट्रल बैंक नहीं करता। अदर देन दिस, यानी इसके अलावा जितने भी नोट हैं वो सब सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। सेंट्रल बैंक की जगह जगह कई प्रिंटिंग प्रेस है, सब जगह वहां पर नोटों की छपाई होती है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के नोट छप सकते हैं। सिर्फ सेंट्रल बैंक को ये राइट देने के पीछे रीजन ये है कि करेंसी में सिमिलरिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यदि अलग अलग बैंकों को ये राइट दे दिए जाएंगे तो हो सकता है एक ही नोट के कलर में डिफरेंस हो जाए, उसकी साइज में डिफरेंस हो जाए। तो करेंसी में सिमिलरिटी बनी रहे, इसलिए इश्यू ऑफ करेंसी का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। जो करेंसी सर्कुलेशन में आती है यानी जो मनी सप्लाई है उसमें 2 कंपोनेंट है। एक तो होता है करेंसी विद पब्लिक, यानी लोगों के हाथ में जो पैसा है, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो सेंट्रल बैंक द्वारा क्रिएटेड है, यानी सेंट्रल बैंक ने जितनी करेंसी इशू की वो सारा का सारा लोगों के हाथ में आ रहा है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू क्रिएट होते हैं, यानी कमर्शियल बैंक जो उधार देता है, लोन्स दे रहे हैं, उन लोन्स के थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट हुए। अब ये है कि जो मनी सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू हो रही है वो किस बेसिस पर इशू होगी। तो इंडिया में 1956 से पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यानी आनुपातिक रिजर्व प्रणाली एडॉप्ट की हुई थी। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जितनी मनी इशू करनी है उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन रिजर्व के रूप में सेंट्रल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा और उसके बेस पर, उस परसेंटेज के बेस पर वो मनी को इशू कर सकते हैं। लेकिन 1956 में इस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को छोड़ दिया गया और फिलहाल यानी 56 के बाद में हम जिस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। इस सिस्टम में क्या है, सेंट्रल बैंक को अपने पास 2000 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। उस मिनिमम रिजर्व में 85 करोड़ की तो फॉरेन सिक्योरिटीज हैं और 115 करोड़ का सोना है, यानी टोटल अमाउंट जो है वो 200 करोड़ का है। उस 200 करोड़ के बेसिस पर सेंट्रल बैंक जितना चाहे उतना मनी इश्यू कर सकता है, यानी एक तरह से अनलिमिटेड मनी सप्लाई की परमिशन या उसका राइट सेंट्रल बैंक को मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई भी सेंट्रल बैंक जितनी मात्रा में चाहे फिर करेंसी की छपाई शुरू कर दे। ये सब काम, जो भी काम है, जितनी भी मनी की प्रिंटिंग होगी या मनी इश्यू होगा, वो किसी भी बैंक को अपने कंट्री की जो कंडीशंस है, उसकी सर्कमस्टेंसेस है, उसको देख करके ही उसकी इश्यू करना पड़ेगा या उसकी छपाई करनी पड़ेगी। तो ये जो इश्यू ऑफ करेंसी है वो मेन फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। ये किसी भी केंद्रीय बैंक का पहला कार्य है। सेंट्रल बैंक का सेकंड फंक्शन है गवर्नमेंट्स बैंकर, एडवाइजर और एजेंट, यानी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है, एडवाइजर का काम करता है और एजेंट का काम करता है। बैंकर का काम कैसे किया जाता है, यानी सेंट्रल बैंक जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको बैंकिंग एक्टिविटी के लिए लोन्स देता है और उनकी तरफ से वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी करता है। तो यानी ये उसकी बैंकिंग एक्टिविटी हो गई। एडवाइजर, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को जो डिफरेंट इकोनॉमिक मैटर्स हैं, विभिन्न आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके ऊपर सलाह देता है, जैसे मुद्रास्फीति, अविस्फीति, ग्रोथ रेट के कंसर्न में,
या एक्सचेंज रेट के कंसर्न में, इन सब के रिगार्डिंग सलाह दी जाती है सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नमेंट्स को। तो ये गवर्नमेंट का एडवाइजर हो गया। फिर एजेंट का काम होता है जनरली मीडिएटर के रूप में। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए एजेंट का काम कैसे करता है? गवर्नमेंट की जो डिफरेंट सिक्योरिटीज है उनको बेचना और इश्यू करना या खरीदना, ये सारे काम गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक द्वारा किए जाते हैं। इस तरह से सेंट्रल बैंक बैंकर, एडवाइजर और एजेंट का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स का मतलब है कमर्शियल बैंक्स, यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। जैसे पब्लिक के लिए बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक होता है सेंट्रल बैंक, जहां कमर्शियल बैंक्स अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं और वहां से लोन्स ले सकते हैं। जैसे पब्लिक कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, वैसे ही कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन्स लेते हैं। तो इस तरह से उनका मनी को डिपॉजिट करना और लोन्स देने का काम करता है सेंट्रल बैंक। ये काम 3 तरह से हो सकता है। फर्स्ट, बाय कीपिंग CRR, यानी कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास CRR रखना पड़ता है। सेकंड है बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। और थर्ड है बाय गिविंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देने का काम करता है। तो ये बैंकर्स बैंक के फॉर्म में सेंट्रल बैंक का कार्य हो गया। नेक्स्ट जो फोर्थ फंक्शन है वो है मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर। मैनेजमेंट के रूप में सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कितने मैनेजर होंगे, कितने डेप्यूटी मैनेजर होंगे या कितने सब मैनेजर्स होंगे, ये सब डिसीजन किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। इसी तरह से किसी भी कमर्शियल बैंक की ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांच, यानी पुरानी जो स्थापित शाखा है उसका विस्तार करना है या नई शाखा खोलनी है, ये सारे मैनेजमेंट के काम सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। सेंट्रल बैंक एज ए सुपरवाइजर भी काम करता है, सुपरवाइजर के फॉर्म में, यानी ये बैंकिंग सिस्टम की एपेक्स इंस्टीट्यूट है, शीर्ष पे स्थापित संस्था है। किस बैंक को लाइसेंस देना है, बैंकिंग के कंसर्न में जो डिफरेंट रूल्स हैं वो किस तरह से बनाए जाए, कौन से बैंक की नई शाखा खोली जाए, कौन सी ब्रांच का एक्सपेंशन होना चाहिए, कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसको खत्म कर दिया जाए, ये सारे काम सुपरवाइजर के फॉर्म में सेंट्रल बैंक द्वारा किए जाते हैं। यानी सेंट्रल बैंक पहले सुपरविजन करता है, वो एक तरह से पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है और सब चीजों का पर्यवेक्षण करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब आखिर क्या किया जाना चाहिए। सेंट्रल बैंक का नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट को कंट्रोल करना, साख का नियंत्रण करना। ये सेंट्रल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी जैसी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट को कंट्रोल करने का डिसीजन लिया जाए। यदि मनी एक्सपेंशन की जरूरत है तो डिसीजन उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। मनी को कंट्रोल करना, कॉन्ट्रैक्शन करना या उसको संकुचित करने की जरूरत है तो डिसीजन उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। यानी जैसी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग निर्णय किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि मुद्रा का सृजन यानी साख का निर्माण कमर्शियल बैंक्स करते हैं, लेकिन साख का नियंत्रण सेंट्रल बैंक करता है। और साख नियंत्रण के लिए उसके पास 2 तरह के टूल्स हैं। एक तो है क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स, मात्रात्मक नियंत्रण, और दूसरा है क्वालिटेटिव कंट्रोल्स, चयनात्मक नियंत्रण या गुणात्मक नियंत्रण। जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स हैं उनसे सेंट्रल बैंक डायरेक्टली मनी सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है। तो जनरली उन्हीं टूल्स को यूज लिया जाता है जिनसे सिमिलरिटी रहती है, अलग अलग सेक्टर्स को वो अलग अलग रूप में प्रभावित नहीं करते। तो यदि कंट्री में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस हैं और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक अपने क्वांटिटेटिव टूल को यूज करता है, तो जनरली वो अपने SLR
और CRR को इंक्रीज कर सकता है। इनको इंक्रीज करने के कारण जो कमर्शियल बैंक्स की लोन्स देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा। पैसा कम जाने से डिमांड कम होगी और प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यदि इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक CRR, SLR इनको कम कर देगा। कम करने से कमर्शियल बैंक्स की लोन्स देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, वो ज्यादा खर्च करेंगे यानी डिमांड करेंगे। डिमांड करने से प्राइसेस इंक्रीज होगी और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी अपने आप ग्रो करने लगती है। इनके अलावा बैंक रेट के थ्रू और ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। बैंक रेट के थ्रू जैसे यदि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट को इंक्रीज करते ही ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, लोगों को लोन्स महंगे मिलेंगे और लोन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसके अपोजिट यदि डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक रेट को कम कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाती है और लोन्स पहले से ज्यादा लिए जाते हैं। लोन्स लेने से लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आ जाएगी, यानी पैसा लोगों के हाथ में आएगा, पहले से ज्यादा आएगा और पैसा हाथ में आते ही डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होने से प्राइसेस जो अब तक बहुत कम थी वो बढ़ने लगती है। तो इस ढंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए, को प्रभावित करने के लिए बैंक रेट का सहारा लिया जाता है। सेंट्रल बैंक का नेक्स्ट फंक्शन है कस्टोडियन, यानी सेंट्रल बैंक एक संरक्षक की तरह भी काम करता है। संरक्षक किसका है? ये कमर्शियल बैंक्स की जो सिक्योरिटीज हैं, कमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं, उन सबके संरक्षक का काम करता है। ये उनको क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कस्टोडियन के फॉर्म में उनके जो कैश रिजर्व्स हैं, यानी कमर्शियल बैंक से कैश रिजर्व्स और जो गोल्ड है वो सेंट्रल बैंक के पास रखा है, तो वो उसके संरक्षक का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है क्लियरिंग हाउस, यानी विभिन्न बैंकों के जो चेक्स आपस में क्लियर करने होते हैं, उनके सेटलमेंट करने हैं, उनकी जो म्यूचुअल क्लेम्स हैं, मनी का जो ट्रांसफर है, एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर करना, यानी ये फैसिलिटी क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी होती है। और नेक्स्ट फंक्शन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है कि कमर्शियल बैंक जो